हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सबने थर्ड लेक्चर जिसमें हमने पूरा न्यूमेरिकल डिस्कस किया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, सबने अच्छे से कर लिया होगा। और जिसने नहीं किया, जिसने सिर्फ देख देख के निकाला है, वो वापस जाओ, एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से अपने हाथ से करके देखो, तब लगेगा आया कि नहीं। तो वो जो न्यूमेरिकल्स थे वो आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आप रिलेट कर सको, उनके फॉर्मूले को इजी टू यूज़ कर सको, आपको फॉर्मूले याद हो जाए, अप्लाई कैसे करना है, इनके बिहाफ पे मैंने वो क्वेश्चंस कराए थे। बल्क में क्वेश्चन और चैप्टर के एंड में करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, आज इस लेक्चर में आगे जो कोर है सॉल्यूशन चैप्टर का, उसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो विदाउट किसी डिले सीधा अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाता है, ठीक है। आओ, तो आज का जो टॉपिक है बेटा, जिसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है? तो अगर मैं आपसे बोलूँ इंग्लिश का हिंदी मतलब कुछ सोचो दिमाग में, तो सबके दिमाग में आएगा सर कोई चीज़ जो डिज़ोल्व हो रही है, घुल रही हो, उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे कुछ। मैंने कहा सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट इसी को टेक्निकल शब्दों में अगर मैं पिरो दूँ तो वो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। तो टेक्निकली हम क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया 2 चम्मच चीनी को अगर 1 गिलास पानी में घोला तब टेम्परेचर कुछ और था और अगले 2 चम्मच घोलने पे कुछ और कर दो, ऐसा नहीं। अगर एक फिक्स्ड कंडीशन के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट घोल सकते हो, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाला, घुल गया, 2 चम्मच डाला, घुल गया, 3 चम्मच डाला, घुल गया, 4 चम्मच डाला, घुल गया। अब 5वां चम्मच जैसे ही डाला वो डिजोल्व नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूँगा कि उस 1 गिलास पानी की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है चीनी डिजोल्व करने की? 4 स्पून है कि नहीं है? तो वो 4 स्पून की क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब यही जो बेटा सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, अब यही सॉल्युबिलिटी हमें डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए पढ़नी है। तो इस चैप्टर ने हमको एक छोटी सी मदद दे दी, थोड़ा सा सुकून दे दिया। और वो सुकून क्या दिया कि हमें बोला गया कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है। हमें क्या बोला गया? हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई करनी है, और आगे फिर गैसियस और सॉलिड सॉल्यूशन को इंडिविजुअल नहीं पढ़ना। मैंने कहा हे वेरी गुड। अब यही लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, इसका मतलब लिक्विड सॉल्यूशन अपने आप में कितने टाइप के? 3। तो मुझे 3 चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। दूसरा मुझे क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और तीसरा मुझे क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसी को हम हेनरीज लॉ के नाम से भी पढ़ते हैं। और लिक्विड इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है, इट विल गो अंडर राउल्ट्स लॉ। द इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ। अब इनको तो हम पढ़ेंगे, हेनरी लॉ क्या होता है, राउल्ट्स क्या होता है, इसको अच्छे से करेंगे। बट उससे पहले देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड जाके लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इसका मतलब कोई लिक्विड सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, इधर देखो बेटा, तो अब इनकी ये सब जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है, इसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इन इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो कोई भी चीज़ जब किसी भी सॉल्यूट या किसी भी सॉल्वेंट में जाके क्या करती है? डिसॉल्व हो जाती है।
कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, जब डिसॉल्व हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वो 3 चीज़ें वहाँ पे फ़र्क डालती है उसकी सॉल्युबिलिटी में। वो 3 चीज़ें कौन सी है? एक तो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक हो जाता है आपका प्रेशर, और एक हो जाता है टेम्परेचर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो किसी भी आपके सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क डालते हैं। तो हमको क्या करना है, इन तीनों की सॉल्युबिलिटी के लिए ये तीनों फैक्टर्स किस तरीके से काम करेंगे, इसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। इज़ दैट क्लियर? आया आपको सबको समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के साथ स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो आई होप सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन। हमें इस चैप्टर में जो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने वो 3 तरीके के हैं। वो 3 सॉल्यूशन के लिए उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी फ़र्क डालते, उसके 3 पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन इंडिविजुअल लेवल पे हर एक इंडिविजुअल लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को अच्छे से एक एनलार्ज्ड वे में पढ़ेंगे। तो चलो इसको जब तक आप नोट डाउन कर लो तो अपन फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, तो आई होप आप सबने इसको लिख लिया होगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो अपना टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। क्या टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, ये टॉपिक है बेटा अपना। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मैं बहुत क्लियर हूँ कि जो मेरा सॉल्यूट है वो मेरी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी और जो मेरा सॉल्वेंट है उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी कि नहीं होगी। तो किसी सॉल्यूट सब्सटेंस को एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा। अच्छा चलो, इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे शुगर सॉल्यूशन और बोले सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इन सब के अंदर क्या है बेटा कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड में है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड में है और दोनों आपस में डिसॉल्व होकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन तो बन रहा है, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तो ये जानना है कि अगर इस तरीके से कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली फर्क डालेंगे। तो सबसे सीधा हम अपने पॉइंट मुद्दे से ही स्टार्ट करते हैं, सीधा मुद्दे से स्टार्ट करते हैं और हम सीधा क्या देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in a liquid। सीधा मुद्दा स्टार्ट करते हैं बेटा, सीधा विदाउट टाइम लैग किया। तो देखो यहाँ पर अगर जब सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर यही है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये क्या कहना चाहता है फैक्टर? ये फैक्टर सबसे पहले हमारे एक भ्रम क्लियर करता है। अक्सर हम बोलते हैं कि जैसे पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बच्चों, तो पानी के अंदर में कोई भी केमिकल, जैसे मैंने बोला कोई भी पाउडर्ड केमिकल है, सोचना एक कॉमन सेंस लगा के सिर्फ आंसर देना, ठीक है। एक आपके पास कोई भी पाउडर्ड केमिकल है, उसको मैंने बोला पानी में डाल दो, आप जैसे डालोगे आप बोलोगे अरे सर पानी है, घोल लेगा, डिजोल्व कर लेगा। मतलब ये सोचते हैं कि अक्सर पानी किसी भी टाइप के सॉल्यूट को डिजोल्व अपने अंदर कर लेगा, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। बट ये टॉपिक हमारा यही भ्रम दूर करता है और हमें बताता है कि एवरी सॉल्यूट इज नॉट सॉल्यूबल इन एवरी सॉल्वेंट। जो आपका हर तरीके का सॉल्यूट है वो हर तरीके के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, कैसे पता चलेगा कौन किस में डिसॉल्व हो रहा है और कौन नहीं?
बेटा इसको कान खोल के एकदम इसके पॉइंट सारे नोट डाउन करके लिखना। वो इस वजह से क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट के क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास नमक है NaCl। इस नमक को अगर मैं वाटर में डालूं तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ये नमक फट से डिज़ोल्व हो जाएगा। वहीं अगर मैं इस पानी में, मम्मी घर में कपड़ों में से स्मेल नहीं आए, या वॉशरूम के अंदर वॉश बेसिन में आपने बॉल्स देखी होंगी वाइट कलर की, वो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, इसी नेफ्थलीन बॉल को इस पानी में डालूं तो ये डिज़ोल्व नहीं होगी। भैया ये क्या ड्रामा है, एक हो रहा है एक नहीं हो रहा। तो आओ इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। आओ तो रोशनी डालें तो मुझे ये पता चला कि जैसे ही नमक पानी के कांटेक्ट में आया, नमक के अंदर दरार पड़ी और नमक Na+ और Cl- की तरह डिसोसिएट हो गया। तो देखो जैसे बैटरी में प्लस माइनस की पोलैरिटी होती है, नमक में भी जैसे एक्वस फॉर्म में गया, वाटर में डिसॉल्व हुई, पोलैरिटी आ गई। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो सकती है, इनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो मैंने कहा भैया जो मेरा नमक है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, वाटर की बात करें तो वाटर का स्ट्रक्चर देखो सबसे पहले कि ऑक्सीजन ने इस तरीके से 2 सिंगल बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को जोड़ रखा है और सर पे 2 लोन पेयर है। अब आपको क्या मालूम है, ये जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और कभी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 एलिमेंट के बीच में हैं तो दोनों एलिमेंट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इस खासियत को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, शिफ्ट नॉट टूट के जा रहे, शिफ्ट होंगे। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो देखो बैटरी की तरह यहाँ पे कंप्लीट नहीं पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी तो आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को भी कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। मैंने कहा वही जो नेफ्थलीन है ये बेचारा डिजोल्व नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा बेटा क्योंकि नेफ्थलीन होता है बेंजीन का, 2 बेंजीन रिंग का जोड़ा। नेफ्थलीन क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग का जोड़ा होता है। और बेंजीन क्या होते हैं? हेक्सागोनल कार्बन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते। तो ये जो बेंजीन होता है ये आपका क्या होता है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हमने बोला भैया नेफ्थलीन डिसॉल्व हो रहा है, सॉरी नेफ्थलीन डिसॉल्व नहीं हो रहा है और नमक डिसॉल्व हो रहा है। तो अब अगर इस स्टेटमेंट को देखो तो मुझे लगा कि शायद दोनों का नेचर सिमिलर है, पोलर पोलर, इसलिए ये इसमें डिसॉल्व हो गया। बट यहाँ क्योंकि नेचर अपोजिट हो गया तो शायद इसलिए इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो बिल्कुल पॉइंट भी यही है कि सिमिलर नेचर वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट सिमिलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं और डिफरेंट नेचर वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व होके सॉल्यूबल होके सॉल्यूशन नहीं करते। तो इसी चीज़ को याद रखने के लिए हम स्ट्रेट अवे एक फ्रेज बना देते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, कि भैया जिन लोगों का नेचर सिमिलर है वो आपस में घुल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, और जिनका नहीं है वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो बेटा लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का फंडामेंटल क्या होता है समझ में आ गया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूट एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, उसके 2 एग्जाम्पल देखें। फैक्टर्स कौन कौन से? तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमने सबसे पहला भ्रम दिमाग का ये तोड़ा कि हर सॉल्यूट किसी भी हर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है हर तरीके से सॉल्यूबल तो वहाँ पे हमने उसको प्रूव कर लिया। देखो एक बेहतरीन सा एग्जांपल देखा जहाँ देखो सिमिलर नेचर वाले डिसॉल्व हो रहे हैं, अपोजिट नेचर वाले डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। और इसी चीज़ को हमने एक फ्रेज के अंदर डाल दिया जिसको हम क्या कहते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। तो आपको अच्छे से ये भी समझ में आई होगी। अब देखो जब इसी सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं तो ना एक ज्ञान की बात का टुकड़ा ले लेते हैं और ना 2 छोटी छोटी वर्डिंग्स हैं, डेफिनेशंस हैं, या मैं बोलूँ ऐसी टर्म्स हैं जो और अच्छे से आपको चीज़ें समझने में हेल्प करेंगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो टर्मोलॉजीज हैं क्वेश्चन के फॉर्मेशन के टाइम एक लैंग्वेजेस को लिंक करने के लिए यूज़ होंगी। तो अगर इनका ही मतलब क्लियर नहीं होगा तो हमें समझने में फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी।
तो हमने कहा जो पहला टर्म है वो है बेटा डिसोल्यूशन। पहला जो टर्म है वो टर्म क्या है? डिसोल्यूशन। ठीक है, अब डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन क्या होता है? तो आओ बच्चों अच्छे समझना। तो डिसोल्यूशन हम ऐसे मान लें कि मान लीजिए कि आपके पास एक बकेट है, इस बकेट में आपके पास वाटर है। अब आपने क्या किया, इस बकेट में ऐड करी शुगर। तो जैसे आपने इसके अंदर शुगर ऐड करी तो क्या होगा? शुगर के क्रिस्टल इस तरीके से आपके वाटर में चले जाएंगे और आपने लगे हाथ जैसे शुगर मिलाया, आपने पूरा सॉल्यूशन स्टिर कर दिया। तो जैसे आप स्टिर करोगे तो आप क्या देखोगे? ये चीनी आपके पानी में घुल चुकी होगी और पानी जैसे पहले दिख रहा था ट्रांसपेरेंट, वैसे का वैसा ही दिखने लग जाएगा। चीनी के मॉलिक्यूल जो घुल गए वो दिखाई नहीं देंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे तो वाटर था, तो यहाँ पे क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बन गया बच्चों? शुगर सॉल्यूशन। बट अगर एक चीज बोलूं तो आप यहाँ पे मेरी इस बात पे एग्री करोगे कि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस, कि जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो गई? इंक्रीज हो गई कि नहीं होगी? इससे कोई दो राय समझ में? तो हम क्या बोल सकते हैं कि यही जो मेरा सॉल्यूट है, अगर वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाता चले जाए तो इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। तो प्रोसेस ऑफ सॉल्यूट गेटिंग dissolved in solvent in order to increase its concentration in solution, comma known as dissolution। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में लगातार घुलता चला जाए और अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाता चले जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये जो भी प्रोसेस है इसी को डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। चलो अब मान लेते हैं चीनी घुलती गई घुलती गई घुलती गई, एक ऐसा मुकाम आ गया जब चीनी घुलना बंद कर दे, चीनी घुलना बंद कर दे, तो हम क्या बोलेंगे? मे बी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी आ गई, मैक्सिमम सॉल्यूट जितना घुलना था घुल चुका। ठीक है, तो आओ सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये मेरा सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन के अंदर मैं भी ये मान लेता हूं कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आ चुकी है। मैं ये मान लेता हूं बच्चों कि इसमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आ चुकी है। अब अगर मैं इसके अंदर और शुगर ऐड कर दूं, अगर मैं इसके अंदर और शुगर ऐड कर दूं, चलो कर दे, तो आप बताओ क्या होगा? क्या ये एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व होगी? बताओ, एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व होगी। मैंने कहा चलो लगे हाथ स्टिर करके घोलने की कोशिश की, तो आप बोलोगे नहीं सर कहाँ डिसॉल्व हो रही है? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी तो आ चुकी है। अब एक चीज़ समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ? शुगर सॉल्यूशन है। तो बेटा देखो, ये जो मैं मामूली से डॉट बना रहा हूँ ये मेरी वो चीनी है जो पहले से घुली हुई है। भाई मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आने से पहले तो चीनी लगातार डिसॉल्व हो ही रही थी। वैसे तो देखो ये पार्टिकल को दिखाना भी पाप है, क्योंकि चीनी का जो पार्टिकल जब डिसॉल्व होता है तो उसकी साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटी हो जाती है, और 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल ना तो माइक्रोस्कोप की कैद में आता है ना ही आंखों में। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से तो चीनी पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो छोटा वाला पार्टिकल है, तो ये तो क्या हो गया? इनसॉल्यूबल सॉलिड सॉल्यूट हो गया। ठीक है बेटा। और ये जो बड़ा वाला पार्टिकल है, सॉरी जो घुला वाला है तो सॉल्यूबल सॉलिड हो गया, और जो बड़ा पार्टिकल है वो इनसॉल्यूबल सॉलिड सॉल्यूट हो गया। अब देखो बेटा, ये दोनों पार्टिकल हैं तो सेम फैमिली बैकग्राउंड से, सेम सॉल्यूशन में रह रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे?
तो ये दोनों आपस में इंट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रैक्शन। और इनके इंट्रैक्शन का बेस होगा कोहेसिव फोर्स। इनके इंट्रैक्शन का बेस क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को आप समझ सकते हो एज अ फेविकोल का जोड़। कैसे समझ सकते हो? फेविकोल का जोड़। इसका मतलब ये दोनों चिपकेंगे। अब छोटे पार्टिकल में तो इतनी औकात नहीं होगी कि बड़े को ले और अपने साथ डिसॉल्व कर ले, तो ये बड़ा पार्टिकल क्या करेगा? ये बड़ा वाला सॉलिड क्या करेगा? अपने से इस घुले हुए सॉल्यूट पार्टिकल को जोड़ेगा और एक बिग इनसॉल्यूबल क्रिस्टल बना लेगा कि नहीं? क्या बना लेगा? एक बिग इनसॉल्यूबल क्रिस्टल बना लेगा। तो देखो, घुली हुई चीज भी सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ गई कि नहीं आ गई? घुली हुई चीज भी सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ गई कि नहीं आ गई? तो इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा इसको देखो, मैं आपको एकदम जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है क्रिस्टलाइजेशन की, वही मैं आपको यहाँ लिखवाता हूँ। ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं कि सम सॉल्यूट पार्टिकल कोलाइड विद, क्या बोल रहे हैं? सम सॉल्यूट पार्टिकल कोलाइड विद, ठीक है, विद द सॉलिड सॉल्यूट, विद द सॉलिड सॉल्यूट, विद द सॉलिड सॉल्यूट particles and get separated out of solution. Solid solute particle and get separated out of solution. तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब, देखो इसको ऐसे समझो, डिसोल्यूशन क्या कर रहा है? चीनी को घुलने में मतलब प्रोसेस आगे ले जा रहा है। क्रिस्टलाइजेशन कह रहा है अरे घुली हुई चीनी को वापस सॉलिड बन के निकल। दोनों अपोजिंग प्रोसेस अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों अपोजिट प्रोसेस की स्पीड इक्वल हो जाए तो वहां इक्विलिब्रियम आ जाता है कि नहीं? तो यही मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, सबने ऊपर का लिखा होगा, ठीक है, ऊपर का लिखा होगा तो ऊपर वाला ही हटा रहा हूं मैं, वही फैक्टर्स तक। तो मैं कहने का क्या मेरा मतलब है कि आफ्टर सम टाइम अगर मेरा डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो वहाँ हम क्या बोलेंगे? जितनी चीनी घुलनी थी घुल चुकी, जितनी चीनी बाहर सॉलिड बन के निकलनी थी निकल चुकी। मतलब अब मेरे सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट, मतलब एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम अटेन्ड। तो जैसे ही डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की रेट सेम हुई, इक्विलिब्रियम आ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं क्लियरली इस बात को बोल सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in solution at a given condition, that is temperature and pressure, will remain constant। तो क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका क्या होता है डिसोल्यूशन, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है, बहुत अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया, तो इसको लिखते चलो साथ ही साथ। देखो मैं पहले ही बोला था हम डिट्टो एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमारे लिए खुदा भगवान जैसी है। तो भैया हर लाइन जैसे राम जैसे 1000 बार लिखो, 500 बार लिखो, उद्धार होता है। वैसे एनसीईआरटी भी जितनी बार पढ़ो, जितनी बार समझो। 12th के अंदर एनसीईआरटी का पढ़ने से 12th बोर्ड के अंदर, नीट के अंदर, मेंस के अंदर तुम्हारा उद्धार ही उद्धार होगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे अपने ज्ञान की बात में 2 टॉपिक पढ़े, ऐसे एक तीसरा टॉपिक और आता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
एक और हमारा आता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो तो आप इसको नोट डाउन करो, मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूं। चलो बच्चों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पानी पी लिया अपन ने। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें और इस सॉल्यूशन में हम बोल रहे हैं यहाँ पे चीनी जितना डालो घुलेगी, और ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पे है। तो जब भी मैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालता जाऊँ वो उसको डिसॉल्व करता जाए। अब भाई पानी की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी नहीं है ना घटानी है, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते चलो, वो घुलता चले, डालते चलो घुलता चले, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन मोर एंड मोर solute can be dissolved in a specified amount of solvent under similar कंडीशन, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? व्हाट डू वी नो अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि भैया पनाह मांग ले सॉल्वेंट की, अब मैं और कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करूंगा, आप डालो चीनी उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हेन no more solute can be dissolved, when no more solute can be dissolved in a specified amount of solvent, in a specified amount of solvent under given condition कॉमा नोन एज, हम क्या बोलेंगे? वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या है? वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो आई होप बच्चों आपको डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम कब आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर देख लिया। 2 और फैक्टर्स हैं जिनको भी इस जगह पे चेक करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसलिए इधर का रब कर रहा हूँ, जिससे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आप सुनते सुनते लिख भी सको। ठीक है, तो यही होता है, क्लास की फील आनी चाहिए। क्लास में भी तो क्या होता है, टीचर से ऑफलाइन क्लास में आप टीचर पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हो, आप उसको समझने की कोशिश करते हो, एक साथ सारी चीज़ें चल रही होती है। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी रखनी है। तो अब हम बात करते हैं प्रेशर के इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? प्रेशर के इफेक्ट की। तो देखो बेटा, अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं, किसकी? सॉलिड। तो आपके जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये आराम से, अगर हाईली इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब प्रेशर का इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं होता है। तो इसी वजह से प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद अपन बात करें टेम्परेचर इफेक्ट का। ठीक है, क्या हम बात करें किसका? टेम्परेचर के इफेक्ट का। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? तो देखो, सबने देखा होगा, जब मैं चीनी को पानी में डाल रहा हूँ, डाला, एक पॉइंट क्या चीनी बोल देगी अब मुझे डिजोल्व नहीं होना, फिर भी हम चाहे उसको डिजॉल्व करना, हम क्या करते हैं?
जिस भगोनी में पानी में चीनी डाल रखा उस भगोनी को उठा के गैस पे चढ़ा देते हैं, और जैसे ही गैस की तापमान चीनी के वाटर के मिक्सचर को मिलना चालू होती है तो चीनी अपनी अकड़ भूल के घुलना स्टार्ट हो जाती है। तो भैया सेम वहाँ क्या हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉल्युबिलिटी। अब ये ऐसे ही बोल के ख़त्म नहीं कर देना, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात है, टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट एक खास बात है कि मैं जिस तरीके की डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, देखो मैं वही वाली बात है, क्यों डिसोल्यूशन टर्म इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जब शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसे सॉल्यूशन की, नहीं, मैंने सीधा वर्ड यूज़ कर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब चीनी घुल रही है पानी में, ठीक है। तो जब मैं डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जो शुगर का डिसोल्यूशन है उस प्रोसेस की बात करूँ, तो वो प्रोसेस कैसी है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक है। कैसी है, एंडोथर्मिक। तो जब जब डिसोल्यूशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी तब तब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल जो हमने क्लास 11 में पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर या रिएक्शन जिस एंड से एंडोथर्मिक होती है इक्विलिब्रियम उधर से ही प्रोसीड होता है। तो यार रिएक्टेंट अब्सॉर्ब कर रहा है, तो जितना ज़्यादा अब्सॉर्ब करेगा उतना आगे बढ़ोगे आप, जितना प्रोडक्ट में जाओगे उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगे कि नहीं होंगे, सिंपल। और वहीं अगर मैं ऑन दी अदर हैंड बात करूं तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी भी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी भी होगा। पर ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका डिसोल्यूशन क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा। डिसोल्यूशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जैसे याद करो अपने घर में जब पेंट वेंट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना, तो अक्सर जो अपने कारीगर होते हैं वो चूने को बोलते हैं हमें लोहे की बाल्टी दो, वो मटके में या प्लास्टिक की बाल्टी में उसको डिसॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैंने चूने को एक मटकी में घोला तो इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट करेगा कि मटका फूट जाएगा, प्लास्टिक पिघल जाएगा, इसलिए वो लोहे की बाल्टी में करते हैं। और जैसे जैसे हीट रिलीज होती है वो चूना उस पानी को एब्जॉर्ब करके और सॉलिड हो जाता है, इसका मतलब वहाँ सॉल्युबिलिटी घट रही है और रिएक्शन कैसी थी, एक्सोथर्मिक। और आप खुद मान सकते हो जितनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी तो अगर प्रोडक्ट में हीट एनर्जी ऐड हो रही है तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड ही भेजेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड ही होगा, और रिएक्टेंट तो सॉलिड है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी। तो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक कॉमन जो मेरा माइंडसेट है जिससे मैं इजीली याद रख सकता हूँ, या आपको भी मैं बोलूँगा इसी तरीके से याद रखो, तो दोनों पॉइंट जस्टिफाई हो रहे हैं तो आप इससे भी याद रख सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। बोलो कोई डाउट किसी भी तरीके का, एक एक टॉपिक को देखो अच्छे से हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड वो अच्छे से हमारा यहाँ पे कवर हो गया है बच्चों, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो आप इस तक इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन इसके बाद मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट डाउन करो।